गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ फिजिक्स। आज हम ग्रेविटेशन के टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ग्रेविटेशन हमारा एक फंडामेंटल फोर्स है। जो फंडामेंटल फोर्स ग्रेविटेशन है, इसको जो ऑपरेट करते हैं वो ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स, हमारे पास नेचर में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब इस ग्रेविटेशन फोर्स को फॉलो करते हैं। इसके लिए एक साइंटिस्ट हुए थे न्यूटन्स। उन्होंने अपना एक लॉ रिप्रेजेंट किया जिसे कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, उन सभी के बीच में ये ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई हो रहा है। इसको समझाने के लिए उन्होंने इमेजिन किया कि कोई दो ऑब्जेक्ट्स यहां पर हैं, कि इमेज कर लिया दो ऑब्जेक्ट्स हैं यहां पर, फर्स्ट एंड सेकेंड। जिनकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस स्मॉल आर, इमेज कर ली सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस स्मॉल आर, एंड इनके मास m1 एंड m2। मासेस क्यों लिए? क्योंकि ये ग्रेविटेशन फोर्स डिपेंड करता है उनके मासेस पर। तो हमने इमेज किया कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट मास m1 एंड सेकंड ऑब्जेक्ट मास m2 एंड सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस स्मॉल r। इन दिस कंडीशन जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग ग्रेविटेशन फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस m1 मल्टीप्लाई m2। मतलब कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स लगने वाला है वो ग्रेविटेशन फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, फर्स्ट का मास m1 एंड सेकंड मास m2, इन दोनों का मल्टीप्लाई। इक्वेशन नंबर दे दें इसको फर्स्ट। एंड ग्रेविटेशन फोर्स F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस हमने यहां पर इमेज की R, तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। F प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। इसको ऐसे भी पढ़ा जा सकता है, F प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, और इनवर्स की फॉर्म में पढ़े तो इसको पढ़ेंगे F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये दो कंडीशन उन्होंने अप्लाई कर दी न्यूटन्स ने। इसके अकॉर्डिंग उन्होंने इस ग्रेविटेशन फोर्स को निकालने के लिए एक फॉर्मूला ड्राइव किया। कैसे? y इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, y इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को, F इज प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ मासेस m1 डॉट m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस अपॉन r स्क्वायर। तो हमारे पास यहां रेडी हुआ F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटने वाला है तो कांस्टेंट आने वाला है, कांस्टेंट के साथ इक्वल का साइन आने वाला है। कि हमारे पास F प्रोपोर्शनल का साइन यहां से हटा दें तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाते आ गया इक्वल का साइन। जब इक्वल का साइन आया तो एक कांस्टेंट आने वाला, और यहां न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो कांस्टेंट यूज लिया जाता है वो है कैपिटल G। तो कांस्टेंट आ गया कैपिटल G। जो हमारे पास पीछे बच रहा है
वो एज इट इज लिख दिया जाता है। हमारे पास बच रहा है m1.m2/r²। अब ये जो फॉर्मूला हमारे पास ड्राइव हुआ है, ये फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है ग्रेविटेशन फोर्स को, कि हमारे पास अगर वो दो ऑब्जेक्ट्स हमें बता दे, उनके मासेज हमें बता दे, उनकी डिस्टेंस हमें बता दे, तो m1 m2 की वैल्यू और r की वैल्यू यहां रख दें तो f की वैल्यू निकाल सकते हैं। पर हमारे पास कमी रह गई g की। g क्या चीज है हमारे पास? ये कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट को शो कर रहा है यहां पर जी। इसकी वैल्यू, जब ये कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू हमारे पास फिक्स है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। अभी तक मैंने इसका कोई यूनिट यहां यूज नहीं लिया। यूनिट हम निकालेंगे जी जहां से ड्राइव हुआ है, जी यहां से आया है, तो जी यहां से आया है तो यहीं से इसकी यूनिट निकालते हैं कि अगर मैं इनका इंटरचेंज करूं तो जी इज इक्वल टू FR²/m1 m2 r² f के पास अपॉन में आ गया m1 m2, तो जी इज इक्वल टू FR²/m1 m2। अब यूनिट निकालनी है हमें, तो यूनिट निकालें तो यह है फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। जो मेजरमेंट किया जाता है फोर्स का वो न्यूटन में। आर है डिस्टेंस का मेजरमेंट मीटर में, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर अपॉन m1 m2। m मास की यूनिट किलोग्राम, ये भी m की यूनिट किलोग्राम, तो किलोग्राम मल्टीप्लाई किलोग्राम मीन्स किलोग्राम स्क्वायर। तो जी की जो यूनिट रेडी हुई है वो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। तो जी की यूनिट लगा सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। तो जी यूनिवर्सल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। अब हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव हो चुका है ग्रेविटेशन फोर्स को निकालने के लिए। इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम यहां जान लें थोड़े से। इंपॉर्टेंट पॉइंट में फर्स्ट, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल फोर्स है, सेंट्रल फोर्स। इसीलिए तो डिस्टेंस कहां से कहां तक की ली जाती है? सेंटर टू सेंटर। कि हमारे पास जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा तो वो उसकी सारी की सारी फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो उसके सेंटर की ओर होगी। तो हमारे पास इसलिए इसको कहा जाता है सेंटर फोर्स है। सेकंड पॉइंट, जो ये ग्रेविटेशन फोर्स है इसकी नेचर है कि हमेशा ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट ही करता है, कभी भी रिपेल नहीं होंगे ऑब्जेक्ट ऑलवेज अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि ये इसकी नेचर है ग्रेविटेशन की। कि ग्रेविटेशन फोर्स जब भी ऑब्जेक्ट्स के बीच में अप्लाई होगा तो ऐसी कंडीशन में उनके बीच में ऑलवेज अट्रैक्शन होने वाला है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाले हैं, कभी भी रिपेल नहीं करेंगे। थर्ड कंडीशन, हम कह रहे हैं कि ये दो ऑब्जेक्ट्स इमेज कर रखे हैं, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई हो रहा है, और मैंने कहा ग्रेविटेशन फोर्स की नेचर है वो ऑलवेज अट्रैक्ट करने वाले हैं। तो ये फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट है, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट जाना चाहता है सेकंड के पास, तो क्या अट्रैक्ट है, ऐसे जाएगा, और ये सेकंड ऑब्जेक्ट अट्रैक्शन के कारण ये आना चाहता है फर्स्ट के पास। ये दोनों एक दूसरे को इस प्रकार से अट्रैक्ट कर रहे हैं। इनके फोर्सेस को लिखते कैसे? फोर्स F। फोर्स जो है वो वेक्टर अमाउंट है, तो इसके ऊपर वेक्टर लगाना है। फोर्स देखिए किधर से किधर हो रहा है हमारे पास। जो हमारे पास फर्स्ट ऑब्जेक्ट है
वो किधर जाना चाहता है, सेकंड की ओर। यानी फर्स्ट पर जो फोर्स लगा रहा है वो कौन लगा रहा है, सेकंड। तो इसको लिखते कैसे हैं, फोर्स ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट, फोर्स ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट ड्यू टू सेकंड। फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर हमारे पास जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो हो रहा है किसके कारण, सेकंड ऑब्जेक्ट के कारण। तो इसको लिखने का तरीका है F12 वेक्टर। इसको लिखें कि फोर्स वेक्टर अमाउंट है, वेक्टर लगाए, सेकंड किधर जाना चाहता है, फर्स्ट के पास, क्योंकि फर्स्ट इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो फोर्स ऑन सेकंड ऑब्जेक्ट, फोर्स ऑन सेकंड ऑब्जेक्ट ड्यू टू फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो इसको लिखेंगे F21 वेक्टर। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास ये दोनों जो फोर्सेज हैं 1 से 2 के लिए, 2 से 1 के लिए, दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, और पर इनको देखें कि 1 से 2 की या 2 से 1 की अगर डिस्टेंस देखें तो वो इक्वल है, आ रही है। 1 से 2 की मेजरमेंट कर लो डायरेक्ट वो डिस्टेंस को, और 2 से 1 की मेजरमेंट कर लो डिस्टेंस को, आ रही आने वाली है। तो जब हमारे पास डिस्टेंस सेम है तो इन फोर्सेस की वैल्यू, जो मैग्नीट्यूड होगा इनका, F12 वेक्टर इज इक्वल टू F21 वेक्टर। मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, पर इनकी जो डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो हम लगा देंगे एक के आगे माइनस। एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो एक नेगेटिव डायरेक्शन में है। इट्स मीन हमारे पास ये दोनों फोर्सेस ऑब्जेक्ट्स के बीच में अप्लाई हो रहे थे, दोनों हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स के लिए हम पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास देखा कि इनकी डिस्टेंस दोनों की इक्वल है, तो फोर्सेस की वैल्यू तो सेम आने वाली है, मैग्नीट्यूड तो सेम आने वाला है, बट डायरेक्शन देखी कि डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में तो एक नेगेटिव डायरेक्शन में। और ये हमारे पास ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होने का कारण है इनकी जो नेचर है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव है, ये हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो डायरेक्शन हमेशा अपोजिट रहनी है, तो इसलिए एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव डायरेक्शन में। 4, ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है ये अप्लाई होता है पॉइंट मासेज के लिए। पॉइंट मासेज के लिए अप्लाई होता है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनके मास होने चाहिए पॉइंट। अब हमारे पास ये पॉइंट मासेज इमेज कर लेते हैं, पॉइंट मासेज है, पर लेकिन अर्थ और सन के बीच में ही तो हमारे पास ये ग्रेविटेशन फोर्स है, तो वो तो बहुत बड़े हैं। जब साइज में बड़े हैं तो उनका जो अपने पास मास होगा वो भी बहुत ज्यादा होगा। तो हमारे पास पॉइंट मास तो है नहीं, फिर भी उनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई कैसे हो रहा है? उसका कारण है कि उनकी जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा है, और डिस्टेंस ज्यादा है तो वो एक दूसरे के लिए पॉइंट की तरह काम करते हैं, तो उनका मास भी पॉइंट मासेज की तरह काम करता है। तो हमारे पास इसलिए अर्थ और सन के बीच में भी ये ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई होने वाला है, और इसीलिए कहते हैं हम कि हमारे पास ये ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई होता है किसके लिए, वैलिड होता है पॉइंट मासेज के लिए वैलिड होने वाला है। तो ये हमारे पास 4 पॉइंट हमने इसके बारे में जाने। अब हम जब ग्रेविटेशन फोर्स के लिए फॉर्मूला पढ़ चुके हैं तो इसके लिए हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करके देखें। जैसे मैं एक एग्जांपल आपके सामने रख दूं न्यूमेरिकल का, कि एक ऑब्जेक्ट ये रहा, एक ऑब्जेक्ट ये रहा, हो गए 2 ऑब्जेक्ट्स जिनकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मैं आपको यहां दे दूं कि 2 मीटर है, 2 मीटर। एंड फर्स्ट ऑब्जेक्ट मास 4 kg इमेज कर लिया, सेकेंड ऑब्जेक्ट मास 10 kg इमेज कर लिया। तो हमारे पास हमें बताना है इन ऑब्जेक्ट्स के बीच में कितना फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई हो रहा होगा। अब ग्रेविटेशन फोर्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, तो हम यहां अगर इस फॉर्मूले का यूज करें तो F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r²। G तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है ये, जिसकी वैल्यू हमें पता है, तो F इज इक्वल टू 6.67 मल्टीप्लाई 10 बेस माइनस 11, G की वैल्यू हो गई। m1 m2 मास है हमारे पास ऑब्जेक्ट के, तो m1 फर्स्ट ऑब्जेक्ट मास 4 kg, तो यहां लिखते हैं 4
m1 की वैल्यू, सेकंड ऑब्जेक्ट मास 10 kg, तो m2 की वैल्यू हो गई 10 अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस है हमारे पास 2, तो 2 का स्क्वायर हमने यहां कर दिया। इसको अगर सोल्व करें तो f इज इक्वल टू 6.67 मल्टीप्लाई 10 बेस माइनस 11 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 10 अपॉन स्क्वायर को अगर ओपन करें तो 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कैंसिल, तो अपने पास f इज इक्वल टू आंसर आने वाला है 6.67 मल्टीप्लाई इसकी जो पावर है -11 है 10 की, इसकी पावर है 1 प्लस की, तो हमारे पास इसको सोल्व करें तो 10 बेस माइनस 10 और हमने फोर्स यहाँ पर निकाल रहे हैं, तो इसके लिए इसकी यूनिट यूज होने वाली है न्यूटन, तो इसका आंसर आएगा अपने पास f इज इक्वल टू 6.67 मल्टीप्लाई 10 बेस माइनस 10 न्यूटन। ये तो हमारा जनरली न्यूमेरिकल था। एक न्यूमेरिकल मैं यहाँ दूँ, इमेज कर लेते हैं कि हमारे पास यहां 2 स्पेरिकल वॉल्स हैं, वन स्पेरिकल वॉल एंड सेकंड स्पेरिकल वॉल। ये दोनों स्पेरिकल वॉल सेम मटेरियल से बनी हुई है और इनकी रेडियस भी सेम है। फर्स्ट स्पेरिकल वॉल की रेडियस स्मॉल r, सेकंड ऑब्जेक्ट की रेडियस भी स्मॉल r है। ये दोनों स्पेरिकल वॉल सरफेस से एक दूसरे को टच कर रही हैं और दोनों के जो मासेज हैं हमारे पास स्पेरिकल वॉल्स के सेम है, कैपिटल M, मासेज भी सेम है, रेडियस भी सेम है और इनकी जो जब ये मटेरियल सेम है तो इनकी डेंसिटी भी सेम होगी, क्योंकि इनका मास सेम है, मटेरियल सेम है, तो डेंसिटी हमने इमेज कर ली कि रो है, सेम है, रेडियस सेम है, मास सेम है, डेंसिटी सेम है। तो मुझे चाहिए इस कंडीशन में कि द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन them is F proportional। मुझे बताना है इस कंडीशन में कि जब हमारे पास दोनों हमारे पास स्पेरिकल वॉल्स हैं, सेम मटेरियल की हैं, दोनों की रेडियस सेम है, दोनों की डेंसिटी सेम है, दोनों के मास सेम है, तो इस कंडीशन में हमें बताना है द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन देम इज एफ प्रोपोर्शनल, कि एफ हमारे पास किसके प्रोपोर्शनल होने वाला है। इसके लिए मैं यहाँ ऑप्शन दे दूँ आपको, जैसे फर्स्ट ऑप्शन आर स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन दे दिया मैंने 1/r², थर्ड ऑप्शन दे दूँ मैं यहाँ पर r की पावर 4 एंड फोर्थ ऑप्शन दे दूं यहां पर 1/r⁴। अब हमें बताना है कि इन ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, ग्रेविटेशन फोर्स के लिए हम पढ़ रहे थे कि इनके बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा F, वो प्रोपोर्शनल किसके आने वाला है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशन के लिए कि F इज इक्वल टू Gm1 m2/r²। क्वेश्चन को देखें, दोनों के मासेस सेम है, तो हम यहां लिख सकते हैं कि m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू कैपिटल M, मासेस सेम है। तो यहां हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू G m1 m2, m1 की जगह कैपिटल M और m2 की जगह भी कैपिटल M लिखे, तो इसको लिख सकते हैं m² अपॉन r²। अब हमारे पास इनकी डिस्टेंस देखें, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, क्योंकि हमारे पास में ग्रेविटेशन फोर्स है सेंटर टू सेंटर के लिए ही अप्लाई होता है, क्योंकि सेंटर फोर्स है, तो अपने पास सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अगर यहां से निकाले तो r + r मीन्स 2r, तो डिस्टेंस हो गई 2r।
आर की वैल्यू हमारे पास रेडी है, तो इसको लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर। डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है और डिस्टेंस है 2r, तो यहां लिख सकते हैं 2r के स्क्वायर। अब हमारे पास m मास है और हमारे पास का मासेस सेम है और डेंसिटी भी सेम है, और डेंसिटी का रिलेशन होता है मास से कि हमारे पास डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमारे पास यहां से अगर m की वैल्यू हम निकालना चाहें तो m इज इक्वल टू हो जाएगा रो बी इंटरचेंज करने पर रो सेम है, तो हमारे पास v वॉल्यूम, और हम वॉल्यूम यहां पर देखें इनकी स्पेरिकल वॉल्स की अगर रेडियस सेम है तो वॉल्यूम भी सेम होगी, और अपने पास वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला यूज होने वाला है 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमारे पास कैपिटल M की वैल्यू रेडी हो गई। कैपिटल M की वैल्यू हमारे पास है, तो कैपिटल M की वैल्यू हम यहां रख सकते हैं कि हमारे पास यहां इसकी वैल्यू को अगर पुट करें तो हमारे पास कंडीशन हो जाएगी कि F इज इक्वल टू G कैपिटल M की वैल्यू ये रही हमारे पास, तो हम यहां पुट करें कि रो 4/3 पाई आर क्यूब, M की वैल्यू स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर अपॉन इसके स्क्वायर को सोल्व कर लें तो 4r स्क्वायर। अब देखते हैं यहां पर हमें रिलेशन चाहिए F प्रोपोर्शनल टू R के लिए, तो हमारे पास प्रोपोर्शनल का साइन कब आने वाला है, जब हमारी कांस्टेंट हमारे पास अमाउंट यहां जो दिए हैं उनको हम हटा दें, तो कांस्टेंट अमाउंटों को अगर हटाएं तो F प्रोपोर्शनल कांस्टेंट G यूनिवर्सल कांस्टेंट हट गया, रो दोनों का सेम है कांस्टेंट है, रो भी हट गया, 4/3 कांस्टेंट नंबर है हट गए, पाई 3.14 कांस्टेंट है हट गया, R से मुझे रिलेशन चाहिए तो R को हम यहां स्टे करके लिख दें कि R क्यूब होल स्क्वायर अपॉन 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट हट गया तो अपने पास R से रिलेशन था तो R को भी हमने स्टे किया तो R स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो F प्रोपोर्शनल R क्यूब का होल स्क्वायर खोलें तो हमारे पास R की पावर 6 अपॉन R स्क्वायर। इसको सोल्व करें, R स्क्वायर को अगर R की पावर 6 में से कैंसिल करें तो F प्रोपोर्शनल टू रह जाएगा हमारे पास R की पावर 4, और ये होगा हमारे पास F प्रोपोर्शनल टू R की पावर 4, इट्स मीन थर्ड राइट आंसर। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।